हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग 17 से 18% रहेंगे उत्तराखंड के। बाकी 5 से 6% रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों हिंदी के, और बाकी जो 5 से 6 बचते हैं वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है। हिंदी भी एग्जाम में आती है, बाकी सब कुछ आता है, बाकी सिर्फ उत्तराखंड पढ़ के ही नहीं, क्योंकि इससे क्या रहता है कि हिंदी भी रहती है, थोड़ा अच्छा लगता है, और हिंदी उत्तराखंड सब कुछ जीके मिक्स में। तो ये सीरीज़ इसलिए सबसे जो है कि बेस्ट सीरीज़ है, तो इसे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कल का जो प्रश्न था उस पर भी बात करेंगे। जो आज आपका प्रश्न है वो है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद ऐसे हैं, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद है जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अभी तक आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर से, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन 3, 4, 5, 6 इनमें से आपको बताना है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था लगभग बहुत कम लोगों ने उसका सही उत्तर बताया, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए शायद टफ लग गया था वो। सुलेमान सिको को संरक्षण पृथ्वी प्रसाद ने दिया था, लेकिन मेले का पता नहीं। तो मेले का इन्होंने अर्पित जी ने सही बताया कि बादशाही मेला जो है टिहरी जनपद में लगता है और सुलेमान सिको की याद में लगता है। तो यही इसका सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन था अगर एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसका सही उत्तर दिया है। तो एग्जाम में भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बहुत कम लोग ही सही करते हैं। अगर आप उसमें सही कर लेते हैं तो आपके मेरिट में आने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से आप घबरा जाएं, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो प्रश्न है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, उसका सही जवाब आपको बताना है। पहला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। अब दोस्तों, जो भी सिलेबस में सब कुछ मैंने लिया हुआ, चाहे जो अगला प्रश्न है मुक्तक छंद, हर कुछ जो भी सिलेबस में सब कुछ मैं उसके अनुसार ले रहता हूँ, क्योंकि सिलेबस पहले से ही मैं प्रिंट करा के मेरे पास है। वो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है, तो वो आपको बताना है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है या किस अपभ्रंश से हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। बराचड़ और खस, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अर्धमागधी से हुआ है, सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं A, B और C, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां। खस की बात करें, जो एक खस है, वैसे तो जो खस है आयोग ने एक बार दिया था कि जो पहाड़ी हिंदी है अपनी वाली, इसका जो उत्तर है किस अपभ्रंश से विकास हुआ, तो एक बार खस दिया था। लेकिन सौरसैनी भी दिया था एक बार जब एग्जाम आता तो ऑप्शन तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर रहते हैं तो सौरसैनी से प्रभावित है। सौरसैनी भी कर सकते हैं आप, खस भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा दोनों है तो फिर उसमें खस उत्तर दिया था। वैसे सौरसैनी अगर जैसे अर्धमागधी मागधी इनमें से होगा तो तब आप सौरसैनी करेंगे। और मागधी की जैसे जो बिहार में बोली जाती है, जैसे बिहारी हो गया, ये सब मागधी की होगी बिहारी वाली। और बराचड़ की बात करें तो ये जैसे ये होता है पंजाबी में होती है बराचड़ अपभ्रंश से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध मागधी। अगला क्वेश्चन है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। निराला, केदारनाथ और भवानी प्रसाद मिश्र पंत। तो सिलेबस के अनुसार हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निराला ने किया था मुक्त छंद का प्रयोग कविता में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो इनकी जूही की कली जो इनकी एक कविता है, उसमें इन्होंने मुक्त छंद का सबसे पहले प्रयोग किया था, जूही की कली। तो ये भी आ सकता है कि जूही की कली कविता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म हुआ था इनका पश्चिम बंगाल में, और जूही की कली में इन्होंने किया था। और इनकी जो पिछली बार एग्जाम में बना था बादल राग कविता किसकी है और कितने खंडों में है बादल राग कविता, तो 6 खंडों में है वो, और इनकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महापुराण भी इनको नाम जाना जाता है, निराला तो खैर इनके लास्ट में लगाई है। 6 खंडों में बादल राग कविता। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता भी आया था एग्जाम में फर्स्ट काट के, कुकुरमुत्ता। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े हो तो उन्हें वह कहलाता है। तो मिश्र वाक्य, योजक, जैसे और हो गया बीच में योजक इस तरह का, तो वो हो जाएगा कौन सा वाक्य से और भी कुछ, जैसे बहुत सारे होते हैं योजक चिन्ह और या इस तरह का। इसलिए तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हों, तो इन उपवाक्य तो नहीं, मिश्रित वाक्य भी नहीं उसमें है कि ये की इस तरह का आता है। सरल वाक्य में एक वाक्य और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो अपने आप ही हो जाएगा इसका सही उत्तर संयुक्त वाक्य।
तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। कई बार मिश्र वाक्य कौन सा है पहचानने के लिए आएगा, सरल वाक्य कौन सा है पहचानने के लिए आएगा, या फिर संयुक्त वाक्य का सरल मिश्र वाक्य बनाओ इस तरह से भी आता है, पर परिभाषा भी आती है। तो हिंदी में सब कुछ आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपको इनमें से 3 वाक्य इसमें जो गलत होंगे सिर्फ एक ही सही होगा। ललित की होता तो सही होता, ललित को तो मैंने गलत पढ़ दिया, सही पढ़ दिया, लेकिन ललित की को लिखा है यहाँ पर, तो ये हो गया गलत, क्योंकि ललित को थोड़ी ना, ललित ये तो गलत हो गया, क्योंकि ललित की 2 बेटियां, ललित ये तो की को 2 बेटियां, तो सही नहीं लग रहा। कर्म ही जीवन की कसौटी, ये आप देखिए कसौटी लिख दिया तो कसौटी होना चाहिए। डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर जो है भाग गया, तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये दौड़ गया इस तरह का। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, क्या बात है, क्या बात है, ये बात भी बिल्कुल अच्छी है, और ये हमारा जो उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो बात भी बहुत अच्छी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जटिल का अर्थ बताइए। तो आपको बताना जटिल का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ होगा, पेचीदा होगा, असंभव होगा, या फिर गंदा होगा। तो गंदा तो नहीं, जैसे मलिन इस तरह का गंदा, असंभव भी नहीं है, व्यर्थ भी नहीं, जटिल यानी कि कठिन है, नहीं पेचीदा कह सकते हैं ना, पेचीदा है, तो ये हो जाएगा पेचीदा। जटिल का अर्थ हो जाएगा पेचीदा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। बड़ा काम कर जाना, भाग जाना, गद्दार होना, या फिर कलंकित होना। तो काफुर होना है उसका सही उत्तर हो जाएगा भाग जाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। काफुर होना, भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब दोस्तों हिंदी हमारी पूरी हो गई है, बाकी कल को मिलेंगे हिंदी के नए क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या कम रहती है तो 6 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के। अगला और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, ट्रांस व महान शिवालिक व महा हिमालय के मध्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय जो है वो हो जाएगा शिवालिक व महा हिमालय के मध्य स्थित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कामेट बिल्कुल है, कामेट की ऊंचाई कितनी है, तो कामेट की ऊंचाई 77-56 है। भागीरथी, अब ये भागीरथी ये है चमोली में, तो भागीरथी की जो ऊंचाई है लगभग 68-56 मीटर के आसपास। बंदर पूंछ की तो लगभग 6300 के आसपास है, पर ये उत्तरकाशी में है। भागीरथी, चमोली, कामेट, चमोली 77-56। बाकी नंगा पर्वत आपको भली बात पता है कि यहाँ नहीं है, JNK में है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। और उत्तराखंड ARO यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार, हरिद्वार आपको देख के लग रहा है कि भिलंगना नदी बहती होगी इधर, गंगा। ऋषिकेश, गंगा, चंद्रभागा। मलारी में शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पिंडर नदी के तट पर स्थित है शायद, अगर आपको पता हो तो जरूर बता दीजिएगा कंफर्म करके। लेकिन इसका क्षेत्र हो जाएगा टिहरी में। नई टिहरी, भागीरथी, भिलंगना, ये सब नई टिहरी, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। जैसे पूछा गया था कि काठ गोदाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो वैसे ये भी प्रश्न है। जागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इस तरह के प्रश्न। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला है। चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर नैनीताल। तो इनमें से जो सोयाबीन ज़्यादा उगाता है वो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। बाकी अल्मोड़ा ज़्यादा मक्का के लिए और नैनीताल यहाँ पर सोयाबीन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, पर ये इसको अगर आपने नहीं लिखा है तो इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, करंट अफेयर में है ये। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड द्वारा प्रदर्शित की गई झांकी का क्या नाम है। तो ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा प्रश्न, इसको अच्छा क्वेश्चन है। केदारनाथ की, केदारखंड की ग्रामीण योजना या फिर अनासक्ति आश्रम। तो केदारनाथ तो है, पर केदारखंड करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी। 26 जनवरी 2021 को जो यानी कि जो इस साल गणतंत्र दिवस हुआ था हमारा, कौन सी झांकी थी, तो केदारखंड, उस समय आपने देखा भी होगा, तो केदारखंड है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें जैसे केदारनाथ मंदिर भी और कस्तूरी मृग, मोनाल और जो राज्य पुष्प है, ये सब उसमें थे। जो अनासक्ति आश्रम है, इस पर जो झांकी पेश की गई थी वो की गई थी 2019 में, केदारखंड की इस बार रही। और जो केदारखंड की झांकी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जो सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ होती, जैसे पहले उत्तर प्रदेश के राम मंदिर को तो तीसरे नंबर पर रहा था हमारा प्यारा उत्तराखंड, जो केदारखंड की झांकी है।
अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था कृषकों से और सेना से या फिर मजदूरों से या इनमें से कोई नहीं। तो ढांढक आंदोलन जो था ये जो मजदूर होते हैं उनसे संबंधित था, ढांढक आंदोलन जो कि चला था टिहरी गढ़वाल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सभी बताता हूँ आपको, जैसे उत्तर तो इसका आपने भी सोच लिया, पर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है, ये दो हैं। एक तो है 90 मेगावाट की और एक और है वो है 304 मेगावाट की, यानी कि एक तो पहले वाली तिलौत है, दूसरी धरासू है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी कोटली भेल परियोजना ये 1000 मेगावाट की है और किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है और ये है 1000 मेगावाट की, गंगा नदी पर है, टिहरी में है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना 650 मेगावाट की है ये और कहाँ है, चमोली में है। विष्णुप्रयाग अपने आप ही आना चाहिए, विष्णुप्रयाग अपने आप ही लग जाना चाहिए, पंचप्रयागों में शामिल है विष्णुप्रयाग और 650 मेगावाट की है। बाकी टिहरी आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, टोटल मिला के 24 1000 और 1000 फिर 400 तो 2400, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल में चालदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? बद्रीनाथ, हरज्यू, सिरगुल या फिर महासू। तो ऑप्शन देख के आपको लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही, महासू देवता घूमने वाले देवता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। ये चालदा जो है ये घूमने के ज़्यादा की मतलब शौकीन है। बाकी हरज्यू ये जैसे कुमाऊं में होते हैं हरज्यू, और बद्रीनाथ चमोली में, सिरगुल ये इसका तो पता नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महासू, जौन सारियों के प्रमुख देवता में है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? ये आपको बताना, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है औषधि घर, औषधि धाम, औषधि उपवन या फिर वानस्पतिक बगीचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वानस्पतिक बगीचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। चरक संहिता में ये कहा गया है हमारे राज्य को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार ये महिला कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था और एग्जामों में भी आता है प्रश्न ये। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? राकेश शर्मा, शत्रुघ्न सिंह, सुभाष कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में है ओम प्रकाश सिंह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले थे अजय विक्रम सिंह, तो ये दोनों आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है, ISP से क्या आशय है? तो ये आपको बताना है ISP से क्या आशय है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IS और P, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना, धनबाद झारखंड में, मुरादाबाद जो यूपी में है, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने नहीं भी पढ़ा तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि हैदराबाद, इसका सही उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल है भी। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ, हैदराबाद में। तो हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उत्तराखंड में भी है और वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, जो हमारे राज्य का है ये आपको बताना। आज आपके लिए दो प्रश्न हो गए। एक तो प्रश्न था कि पहला जो पूछा था, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, और ये उत्तराखंड में पंचायती राज एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, अभी उत्तराखंड कुछ टाइम बाद और आएगी, 5-6 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9 हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो IXA। तो भाग 9 ही है, ये भाग 8 है तो ये होगा नहीं, तो 11 है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 9, भाग ये 7 ये भी तो नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IXA। तो भाग 9 में है और भाग 9 के ए लगा है, तो भाग 9 के ए में है ये। और 243 जो 243 के उसमें है भाग 9 में, 243 के पी से लेके है ZG तक है। और बाकी जो पंचायती राज है वो भी उसी में है, नगर पालिका भी है और वो भी उसी में है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर जो भाग 9 का ए है।
अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, और जो ये नगर पालिकाओं वाला है ना, ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची के द्वारा। 11वीं में जैसे वो पंचायती राज था, 12वीं में नगर पालिकाएँ, और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। अब आपको ऑप्शन से करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपने नहीं भी पढ़ा था तब भी आप उत्तर पर पहुंचे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ है नैनीताल और पौड़ी में, दुधवा यूपी में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, तो अपने आप ही हो गया चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निरंतरता, तो इसका सूत्र हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये आपको बताना है। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश विथ पब्लिक या फिर ई बैंकिंग। तो स्मार्ट मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय था, कौन था। एल्गिन, कैनिंग, हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बने थे, और 1858 में जो महारानी का घोषणा पत्र था उसके बाद बने थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के दिन पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, और इसे भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये अनुच्छेद वाला, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एक जो नया राज्य के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद होगा, 1, 2, 3। अब एक जो अनुच्छेद है इसमें है कि जैसे भारत राज्यों का संघ, जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये हो गया अनुच्छेद 1, ये तो हमारा कट गया। और बाकी बचा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में है जैसे भारत जो राज्य है उनके प्रवेश या स्थापना इस तरह का है, तो ये अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत में जो एक नए राज्य के गठन के लिए, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी जो 9 है, ये जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ही है, ये अनुच्छेद जो भाग 1 में है। बाकी ये अनुच्छेद 9 है, ये नागरिकता से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है अनुच्छेद नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है, ये आपको बताना है। गुंजी, बूंदी, नवीढांग या फिर लिपुलेख। तो अगर आप लिपुलेख और नवीढांग दोनों हैं तब आप नवीढांग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जो है उसके नज़दीक है और अंतिम भारतीय स्थान है। बाकी नवीढांग नहीं रहता, बाकी और कुछ रहता है, लिपुलेख दर्रे और कुछ रहते हैं, तो तब आप लिपुलेख की तरफ जाएंगे। लिपुलेख दर्रा ये बहुत बार, चाहे भारत में जैसे और भी एग्जाम होते हैं जो वहाँ भी प्रश्न आता है, एसएससी जो भी रेलवे, बैंकिंग जो भी इस तरह के प्रश्न होते हैं, तो वहाँ भी लिपुलेख दर्रे के बारे में आता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में कौन सा दर्रा प्रयुक्त होता है, तो लिपुलेख। बाकी ये दोनों हैं, तब आप नवीढांग की तरफ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल याद रखना नवीढांग, ये हो जाएगा अंतिम भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम और जो भारत विदेश मंत्रालय है इनके द्वारा किया जाता है, और आईटीबीपी का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आईटीबीपी क्योंकि वहाँ तैनात है आईटीबीपी, तो इनके द्वारा ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये इनके द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है उत्तरकाशी और चमोली, पिथौरागढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्कोट अपने आप ही। पहले अस्कोट में जैसे 80 कोट हुआ करते थे, तो अस्कोट यहाँ नाम पड़ा, और अस्कोट ये पिथौरागढ़ में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 600 वर्ग किलोमीटर याद रखिए, 599 दशमलव कितना है, 600 लगभग है, या 599 होगा ऑप्शन में, या 600 होगा, दोनों में से एक ही होगा। पिथौरागढ़ में स्थित है और बहुत बार प्रश्न बना है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा है, बाकी याद रखने की जरूरत। बाकी जो पुराने हैं, जो थोड़ा पढ़ चुके हैं उत्तराखंड, उनके लिए तो खैर जब ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो एक चेहरे पर अलग ही स्माइल होगी। तो पिथौरागढ़ है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की किसने की, ये आपको यहाँ पर बताना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा, स्वामी राम तीर्थ, ये तो टिहरी में आए थे श्रीदेव सुमन के समय, स्वामी विवेकानंद भी और दयानंद सरस्वती। तो विवेकानंद भी तो खैर अल्मोड़ा आए थे, चंपावत आए थे, तो ये तो होंगे नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा, या फिर जो शांति कुंज है इसका वर्तमान में जैसे नाम है इसका वो है गायत्री तीर्थ, गायत्री तीर्थ है शांति कुंज का नाम, और इसकी स्थापना की थी 1971-72 के समय ये स्थापित हुआ था। ये भी बनता है। और कहाँ स्थित है तो हरिद्वार, यहाँ पर प्रश्न में दिया ही हुआ है कि हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना श्री राम आचार्य के द्वारा की गई थी 1971-72 में, और वर्तमान में गायत्री तीर्थ नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बसंत पंचमी के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ धाम ये बसंत पंचमी के दिन हो जाएगा इसका सही उत्तर। बद्रीनाथ धाम बसंत पंचमी के दिन, और बद्रीनाथ धाम में ही जो है कि सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं इधर, क्योंकि बद्रीनाथ धाम एक तो चमोली में स्थित है, और बाकी क्योंकि ज़्यादा मंदिर दूर भी नहीं है, आप यहीं पर गाड़ी लगाओ और थोड़ा दूर चलने पर आप मंदिर दर्शन जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक गया नहीं हूँ, बहुत जल्दी मतलब मेरा भी है कि मैं भी जाऊँ इन धामों में। और शिवरात्रि के दिन जो खुलते हैं वो केदारनाथ की जो केदारनाथ धाम है उस दिन तय किया जाता है कि केदारनाथ के धाम किस दिन खुलेंगे, तो ये शिवरात्रि के दिन। और बाकी ये याद रखिएगा बद्रीनाथ के बसंत पंचमी के दिन। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक ताल है, नदी है, या पार्क है? अब आपने पाताल भुवनेश्वर के बारे में नाम जरूर सुना होगा। जो आप कुमाऊं से हैं उनके लिए तो आसान है, जो थोड़ा गढ़वाल मंडल से यहाँ से देहरादून हरिद्वार थोड़ा उनके लिए रहती है। बाकी परीक्षा वाली बुक में और बुक में सब कुछ है। पाताल भुवनेश्वर, और ये हो जाएगा गुफा। ऑप्शन नंबर ए गंगोली हाट के आसपास है, उससे थोड़ा आगे, और पाताल भुवनेश्वर गुफा है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता इधर निवास करते हैं। अगला है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा, को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? ऑप्शन भी देखिए, ज़्यादा कोई टफ ऑप्शन तो है नहीं। 7 ताल जो कि कहाँ है? नैनीताल में है। नैनीताल, खुद नैनीताल में, उबलता ताल तो नहीं, क्योंकि नैनीताल में इतनी अच्छी जो है कि पर्यटन में जो बोटिंग होती है वो सब करते हैं। इतने गर्म ताल तो है नहीं उबलता ताल। तो ये हो जाएगा पांचकंडी बया ताल, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तराखंड का उबलता ताल ही हो जाएगा पांचकंडी बया ताल। बाकी उत्तरकाशी में जो और ताल हैं, जैसे डोडी ताल है, 6 कोन वाला ताल है, डोडी ताल, हसी गंगा यहाँ से निकलती है, डोडी ताल, बाकी बहुत सारे ताल हैं, बया ताल है, बकरी ताल है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। 30 में से स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर से कर दीजिए।